प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में भाग 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 का भाग 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है। उसमें आपने गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, गृह व्यवस्था के स्टेप या सोपान और गृह व्यवस्था के उद्देश्य, इतने टॉपिक पर भाग 1 में चर्चा किया गया था। और अब आज भाग 2। भाग 2 में हम साधनों के बारे में चर्चा करेंगे कि गृह व्यवस्था में कौन कौन से साधनों का योगदान होता है, किन किन साधनों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही होता है लक्ष्यों को प्राप्त करना, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में किन किन साधनों का यूज़ किया जाता है। आइए देखें। तो गृह व्यवस्था के मुख्यतः 3 साधन होते हैं। पहला साधन भौतिक साधन, दूसरा मानवीय साधन और तीसरा सार्वजनिक साधन। भौतिक साधन सामान्यतः उन भौतिक साधनों के अंतर्गत उन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे जो सामान्यतः निर्जीव हैं, जैसे हमारे घर की बनावट, ईंट, सीमेंट, पत्थर, जो भी है बनावट, और उसकी स्थिति कि वो कहाँ पर स्थित है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। तो घर की बनावट और उसकी स्थिति। पारिवारिक आय यानी कि धन, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, और आधुनिक यंत्र व उपकरण। तो ये साधन, ये भौतिक साधन जो है, घरेलू कार्यों में इनका क्या रोल है ये आप सबको पता है। सुबह से लेकर शाम तक सभी लोग घर में रहते हैं, और घर में रहते हैं, उसके रहने के साथ, घर में रहने के साथ साथ बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सारी मशीनों का यूज़ करते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या उन मशीनों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। तो धन से ही हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और बहुत सारे साधनों को भी खरीदते हैं। तो ये हो गए भौतिक साधन। इन साधनों के सहयोग से कुशल गृह व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। नंबर 2 आता है मानवीय साधन। मानवीय साधन में परिवार में सदस्यों की संख्या को गिना जाता है, पारिवारिक सदस्यों की रुचि, सदस्यों का व्यवहार व उनकी मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवीणता। तो जब भौतिक साधन हो गए, भौतिक साधन का कौन यूज करेगा, कैसे यूज किया जाए, तो इसमें मानवीय साधनों की बात करेंगे। तो इसका यूज कौन कर रहा है भौतिक साधनों का? मानवीय साधनों के द्वारा, है ना, कि परिवार के सदस्यों द्वारा इन सब चीज़ों का यूज किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, उनके सहयोग से गृह व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उनकी रुचि के अनुसार, है ना। अगर वो रुचि लेते हैं गृह व्यवस्था में तो गृह व्यवस्था अच्छी बनेगी, नहीं तो अव्यवस्थित गृह के विषय में आप सोच सकते हैं। उनके व्यवहार, मनोवृत्ति, सदस्यों का ज्ञान, सदस्यों की बुद्धि, विवेक, ये मानवीय साधन है। ये इनका भी बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इसका रोल होता है मानवीय साधन का गृह व्यवस्था में। उसके बाद कुछ सार्वजनिक साधन भी हैं। सार्वजनिक साधन वे होते हैं जिन पर सभी का बराबर अधिकार हो, जैसे विद्यालय है, अस्पताल है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, यातायात के साधन यानी कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए रेल है, बस है, टेम्पो, टैक्सी, और धार्मिक स्थल है, और तमाम ऐसे स्थल जिन पर सबका समान अधिकार होता है। तो ये 3 साधन मिलकर के गृह व्यवस्था का निर्माण करते हैं या घर की व्यवस्था बनाने में सहयोग देते हैं। अगला है घर की व्यवस्था को, यानी कि गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे घर की व्यवस्था प्रभावित होती है? तो उसमें पहला है घर की स्थिति। घर की स्थिति कि घर कहाँ स्थित है, शहर में स्थित है, गांव में स्थित है, या वो जहाँ पर स्थित है उसके कितना नज़दीक बैंक, स्कूल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन उससे कितना नज़दीक है। तो ये घर की व्यवस्था को प्रभावित करता है। दूर है तो आप सुबह निकले, सारा दिन लग गया ना, और नज़दीक है तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम भी निपटाए और आपकी घर की व्यवस्था भली प्रकार बनी रहे। तो घर की व्यवस्था को घर की स्थिति प्रभावित करता है। परिवार का संगठन यानी कि परिवार आपका कैसा है, छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है, मतलब संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है।
संयुक्त परिवार में लोगों का सहयोग मिल जाएगा, काम भली प्रकार हो जाएगा। एकाकी परिवार में क्या होगा कि कम संख्या है लोगों की, सारा कार्य गृहिणी अकेले निपटाएगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर अकेले करना है तो उतना सुचारू रूप से करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जब कई लोग होंगे, लोग सहयोग करेंगे तो ज़्यादा भली प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं या गृह व्यवस्था बना सकते हैं अपनी। परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार में सदस्य हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका अगर सहयोग मिलता है तब तो अच्छी व्यवस्था बन सकती है, नहीं तो व्यवस्था नहीं बन सकती। तो इस तरह परिवार के सदस्यों की संख्या भी गृह व्यवस्था को प्रभावित करती। आय व्यय का संतुलन, यदि समझदार लोग हैं, गृहिणी समझदार हैं, मतलब कम पैसे में भी अच्छी व्यवस्था बना लेगी, तो आय व्यय का संतुलन भी गृह व्यवस्था को प्रभावित करता है। रहन सहन का स्तर, कि किस हिसाब का रहन सहन है घर का, है ना, बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, साधारण लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये भी गृह व्यवस्था को प्रभावित करता है। उपयुक्त यंत्र उपकरण और कार्यस्थल, कि घर में जो भी यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, वो भी हमारी कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि गृहिणी इसका कुशलतापूर्वक संचालन करती है तो कार्य व्यवस्था कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, है। और गृह विज्ञान का ज्ञान और कार्य कुशलता, गृहिणी का गृह विज्ञान का ज्ञान एक कुशल गृह व्यवस्था के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, कि उसको ज्ञान होना चाहिए, गृह व्यवस्था का, गृह विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के साथ साथ उसको कार्यकुशल भी होना चाहिए। तो उसकी गृहिणी का ज्ञान और उसकी कार्यकुशलता गृह व्यवस्था को प्रभावित करता है। और अभिरुचि, अगला पॉइंट आता है अभिरुचि, और कितना रुचि लेती है, रुचि भी गृह व्यवस्था को प्रभावित करता है। फिर अगला पॉइंट आता है गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में बाधाएं। गृह व्यवस्था बना तो लें, या उसको बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो बाधाएं कौन कौन सी हैं गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में। पहला है पारिवारिक समन्वय एवं अनुशासन का अभाव। अगर परिवार में समन्वय यानी कि सहयोग की भावना नहीं है, हाँ, समन्वय की भावना नहीं है और अनुशासन नहीं है, तो गृह व्यवस्था कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो कुप्रबंधन रहेगा घर में, है ना, कुव्यवस्था रहेगी। अगर समन्वय अच्छा है, अनुशासन है, तो व्यवस्था अच्छी रहेगी। लेकिन बाधा क्या आता है, बाधा यही है कि समन्वय का अभाव और अनुशासन का अभाव और सदस्यों के ज्ञान का अभाव। अगर जितने भी सदस्य हैं अगर अज्ञानी हैं, उनमें ज्ञान की कमी है, तो ये भी एक बाधा बनती है कुशल गृह व्यवस्था के संचालन में, बाधा ये भी बनती है। उपलब्ध साधनों की अनभिज्ञता, साधन तो है घर में लेकिन उसका यूज करना नहीं आ रहा है, तो ये भी बाधा बन जाएगी। कार्य कुशलता की कमी, जो लोग हैं वो कार्य करने का उनको ढंग नहीं है, चीज़ें साधन है उनका यूज करना नहीं आ रहा है, तो ये भी बाधा है गृह व्यवस्था में। विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान, घरेलू कार्य व्यवस्था बनाने में तमाम घर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ, इतना आसान नहीं होता, जटिल होता है व्यवस्था बनाना, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं और उनका, लेकिन अगर समाधान करना नहीं आ रहा है समस्या का, बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उनका समाधान करना नहीं आ रहा है, तो ये भी उसके बाधा बनता है, उस व्यवस्था के मार्ग में बाधक होता है। तो क्या क्या बाधाएं हैं, समन्वय और अनुशासन का अभाव, इसकी कमी है तो बाधा, ये बाधा होती है। लक्ष्य का ज्ञान नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, लक्ष्य क्या है ये पता है। जैसे लक्ष्य हमारा है घर निर्माण करना और बीच में कुछ और करने लग जाए तो कैसा होगा, बीच में गहने खरीदने लग जाए तो घर बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। तो लक्ष्य के ज्ञान का अभाव, उपलब्ध साधनों की अनभिज्ञता, साधनों के बारे में नहीं जान रहे, कार्य कुशलता माने दक्षता नहीं है, और समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान करना नहीं आ रहा है, ये सारी बाधाएं आती हैं। अगला पॉइंट है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। क्या जरूरत है कि हम गृह व्यवस्था करें, हम घर का प्रबंधन करें, क्या जरूरत है ना, तो क्या महत्व है इसका, क्यों करें हम। तो आपको पता है कि एक मतलब व्यवस्थित घर जो है उसका स्तर, वहाँ के लोगों की मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, हर तरह से मतलब उनका सर्वांगीण विकास होगा, घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो घर निरंतर प्रगति करेगा, उसमें सुख शांति समृद्धि रहेगी। तो उचित कार्य व्यवस्था ताकि भली प्रकार सारे कार्यों को किया जा सके, उचित अर्थव्यवस्था ताकि जो धन है उसका भली प्रकार यूज किया जाए, आय व्यय और बचत की अवधारणा से मतलब अवधारणा का ज्ञान हो लोगों को, उसके अकॉर्डिंग खर्च किया जाए, भविष्य के लिए कुछ धन संचित किया जाए। श्रम की बचत का व्यवस्था बनाकर कार्य किया जाए जिससे कुछ श्रम की बचत मतलब मेहनत की बचत हो, मतलब थकान कम आए, और समय की बचत तथा उसका सदुपयोग, इसलिए भी व्यवस्था बनाना आवश्यक है कि जिससे
समय की बचत हो और उस बचे हुए समय को कहीं और सदुपयोग किया जा सकता है, गृह सज्जा में, सिलाई कढ़ाई में, कहीं भी हम, या फिर उस समय का सदुपयोग जो फ्री टाइम है उसको घर के लिए उत्पादक कार्य जैसे आय अर्जित करने के लिए कुछ कढ़ाई सिलाई करके मतलब उससे कुछ धन कमाया जा सके, जिससे घर को कुछ गृहिणी द्वारा सहयोग किया जा सके आर्थिक रूप से। फिर अगला पॉइंट आता है गृहिणी के गुण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, गृहिणी के गुण। अगर ये गुणवान गृहिणी है तो ये सारी चीजें खुद मतलब व्यवस्थित कर लेगी। अगर गृहिणी में गुण नहीं है, गृहिणी जो है उसमें वो अवगुणी है, तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। और यही एक पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गुणवान गृहिणी है तो सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगी। तो गृहिणी के गुण कौन कौन से होते हैं? बुद्धिमान। सबसे पहले किसी भी गृहिणी को, मतलब सबके लिए ये जरूरी है कि उसे बुद्धिमान होना चाहिए। गृहिणी को बुद्धिमान होना चाहिए, तब वो अपने घर के कार्यों को भली प्रकार संचालित कर सकती है, घर की व्यवस्था को भली प्रकार संचालित कर सकती है। दूसरा पॉइंट है उत्साह। अब उस गृहिणी को अपने कार्य के प्रति उत्साही होनी चाहिए, कभी उसे आलसी नहीं होना चाहिए। अगर वो उत्साही प्रवृत्ति की है तो अपना सारा काम बड़े उत्साह से संपन्न कर लेगी। बचे हुए समय में वो अन्य कार्यों के प्रति भी अवेयर रहती है कि मुझे और कुछ सीखना है और कुछ करना है, नित्य नवीन चीज़ों के प्रति वो आकर्षित रहती है कि मुझे और क्या करना चाहिए। अगला है पॉइंट कल्पनाशील। गृहिणी को कल्पनाशील होना चाहिए कि अपने बचे हुए समय में उसको सोचते रहना चाहिए, अच्छा मैं अपने घर को सजाऊं, ऐसे नहीं ऐसे कर दूं, इस चीज़ से मैं इस बेस्ट कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, उन चीज़ों से हम क्या करें, मतलब सोचते रहना चाहिए कि किन किन चीज़ों का हम कहाँ कहाँ सदुपयोग कर सकते हैं। कल्पनाशील होना चाहिए, सहानुभूति युक्त एवं कोमल। गृहिणी को कोमल स्वभाव का होना चाहिए। उसे जो है माना कि घर की व्यवस्था करने में चिड़चिड़ापन, कई सारी समस्याएं आती हैं गृह प्रबंधन में, तो जटिल होता है क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता जितनी आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया। करना उतना ही कठिन होता है। पढ़ना तो सरल था लेकिन व्यवस्था को बनाना उतना ही कठिन होता है। माना कि उसको झुल्लाहट, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? उसे कोमल स्वभाव का होना चाहिए, उसे हंसमुख प्रवृत्ति का होना चाहिए। उसको कभी ऐसे नहीं कि परेशान दूसरे के ऊपर चिल्ला पड़े। और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, सबसे हमदर्दी रखने वाली होनी चाहिए। गृहिणी में ये सारे गुण होने चाहिए। अगला है न्यायप्रियता। गृहिणी को कभी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार, बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला गुण है रचनात्मकता। उसे कुछ भी हमेशा सीखने के लिए लालायित रहना चाहिए। होनी पहली बात तो गुणी होनी चाहिए, रचनात्मकता उसमें होना चाहिए और कुछ नया सीखने के लिए उसको हर वक्त मतलब उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि वो नया सीखेगी। कुछ नया सीख करके हो सकता है परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या बुरी, किसी को भी बोझ नहीं होना चाहिए। उसे अपने कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों से परिवार का दबाव कम करने वाला होना चाहिए। तो रचनात्मकता होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कुछ भी नया आजकल सीख करके कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, कटिंग, टेलरिंग, बागवानी या कुछ भी, नर्सिंग, तो ये सब भी होना चाहिए उसके अंदर। अगला है गृहिणी के गुण में स्वयं पर नियंत्रण। गृहिणी को स्वयं पर नियंत्रण रखने वाली होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जटिल बहुत सारी समस्याएं दिन घर में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान लगभग गृहिणी ही करती है लगभग, तो घर के घरेलू समस्याओं का। तो उसे क्या है कि जैसे अपना नियंत्रण नहीं खो देना चाहिए कि वो परेशान हो जाए या चिल्लाए, झल्लाए, गुस्साए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे स्वयं पर नियंत्रण करके समस्याओं का समाधान करने वाली होना चाहिए। 8वां है साधन संपन्न। गृहिणी को साधन संपन्न होना चाहिए, जैसे किसी भी तरह से पैसे जोड़ जोड़ करके उसको अपने साधनों, घरेलू साधनों या उपकरणों की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वो घर के कार्यों को सरलता से कर सके उसका यूज करके। अगला है 9वां बातचीत करने की योग्यता। गृहिणी में बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे हंसमुख होना चाहिए, कोमल स्वभाव का होना चाहिए और परिवार के सदस्यों को जोड़ के रखने वाला होना चाहिए। और बातचीत करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए कि किसी से भी वो मुखर रूप से बातचीत कर सके, अपने विचार रख सके। ये सारे गुण गृहिणी में होने चाहिए। तो आज मतलब भाग 1 और भाग 2 मिला करके कंप्लीटली हमने घर की व्यवस्था के संदर्भ में जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अध्याय को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने घर की व्यवस्था भली प्रकार बना के रखेंगे। शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।